गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद सुमित तिवारी में। मैं सुमित तिवारी आज आप सभी को कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, उसमें आज हम पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब 7वें भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। और 7वें भाग में हम गोली दर्पण के द्वारा मतलब परावर्तन के लिए किरण आरेख खींचने के बारे में डिस्कस करेंगे। और गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं और प्रतिबिंब बनने की कुल कितने कंडीशन है, कितनी शर्तें हैं, किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट आइए इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि गोली दर्पण से परावर्तन के लिए किरण आरेख। कहने का मतलब क्या होता है? रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब हमको रे डायग्राम के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो यही जानना है कि प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, कहाँ टकराएगी, टकराने के पश्चात इनका मूलभूत प्रॉपर्टी क्या होती है और ये कहाँ से आएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले कि आपको दो मेन पॉइंट है उन्हीं को याद करना पड़ेगा। वो मेन पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि जो पहला मेन पॉइंट है नंबर 1 वो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रकाश की किरण अगर गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो या चाहे उत्तल दर्पण हो या चाहे समतल दर्पण हो, तो अगर गोली दर्पण से खास करके जाएगी जैसे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर आती है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है इसमें ये जो प्रकाश किरणें हैं AB, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। तो मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष की परिभाषा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव पोल P है और ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र C है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही तो मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि P हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके समांतर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, अब इसे ये तो अवतल दर्पण क्लियर हो गया। अगर उत्तल दर्पण में हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स इसका जो केंद्र होगा वो इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन इसमें जो होगा वो घेरे हुए तल से होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन जब हम एक गोली का निर्माण करेंगे डॉटेड लाइन से तो कहीं इसका एक केंद्र ये होगा और ये इसका फोकस होगा। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट आती है। अगर हम आभास करें जैसे कि इमेजिन अगर करेंगे, आभास करेंगे तो डॉटेड लाइन से अगर हम ड्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फोकस से होकर जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अगर अवतल दर्पण है तो रियली जो है फोकस से होकर जाएगी और अगर उत्तल दर्पण है तो इमेजिन करना पड़ेगा, आभासी रूप से वो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा आगे बताने के लिए कि आगे जो इमेज बनता है उसके लिए हमको डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इमेज बनाने के लिए हमको दो प्रकाश की किरणों की जरूरत पड़ती है। एक प्रकाश किरणों को हमको जो है फोकस से होकर गुजारना पड़ता है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना पड़ता है, और दूसरे प्रकाश किरणों को हमको वक्रता केंद्र से गुजारना पड़ता है, तब जाके हमारा एक प्रतिबिंब बनता है। तो इन सब चीजों को इसलिए याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि ये दर्पण लिखा गया है, ठीक है, इरेज हो गया। तो दूसरा ये है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। यानी कि जो भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएगी
गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो होते हैं, जो आपातित प्रकाश की किरण होती है, मतलब जो आपतित प्रकाश की किरण होती है, वो लंबवत होती है। लंबवत होने के कारण वो पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा लंबवत होने के कारण होता है। आइए देखते हैं चित्र के द्वारा। सपोज दैट मैंने ये अवतल दर्पण बनाया, क्योंकि इसमें जो परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा और इसका उभरा हुआ तल जो है पेंटेड है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बार बार बताया था कि जो पेंट किया जाता है वो क्या होता है, वो लेड ऑक्साइड, यानी कि इसको हम रेड ऑक्साइड कहते हैं। रेड ऑक्साइड का लेप लगा होता है गोली दर्पण के पीछे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम इस प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से भेजेंगे, कहां से भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र सी से। अगर प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी, मतलब पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब आते हैं उत्तल दर्पण में, देखते हैं कि क्या होता है। उत्तल दर्पण में अगर हम देखते हैं कि जो इसका जो केंद्र होगा वो इस साइड होगा, मतलब जिस साइड से परावर्तन होगा उसके विपरीत दिशा में इसका वक्रता केंद्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं गोले का एक निर्माण करूंगा डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन से गोले का निर्माण करूंगा, तो गोले का निर्माण किया जाता है कोई केंद्र मानकर ही। हम क्या करते हैं, इसे गोला ड्रा करते हैं, इसका ये केंद्र होगा। ठीक है, तो गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इसलिए जो दर्पण का केंद्र होगा वो क्या होगा, परावर्तन जिस तरफ से हो रहा है उसके विपरीत दिशा में गोले का केंद्र होगा और वहीं इसका फोकस भी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर वक्रता केंद्र से हमको प्रकाश किरणों को भेजना है, अगर मैं प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र से भेजता हूँ तो यहीं से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि क्या ये अगर कल्पना करता हूँ कि क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये वक्रता केंद्र से जाएगी, तो मैंने इमेजिन किया, कल्पना किया, तो मुझे लगा नहीं ये वक्रता केंद्र से जाएगी। डॉटेड लाइन से ड्रा करने का मतलब है कि इमेजिन किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम है वो क्या है, अवतल दर्पण के द्वारा कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए अवतल दर्पण है। अगर मैं इसी डायग्राम को लूं, इसी डायग्राम के सहारे आपको समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। सपोज दैट ये आपका अवतल दर्पण है, इसका नाम है M1 और M2 है। M1 और M2 आपका क्या है, द्वारक है, और ये इसका मध्य दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो ध्रुव कहलाता है, यानी कि पोल कहलाता है। ठीक है, और दर्पण का गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, और कुल मिला के ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका कहलाएगा ध्रुव, और ये जो कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रतिबिंब किन किन स्थिति में बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां आती हैं वो ध्यान से आप चित्र को देखेंगे समझ जाएंगे। पहली स्थिति ये आती है कि अगर मैं किसी वस्तु को अनंत पे रखूं, अनंत का मतलब ये जो मुख्य अक्ष हो गया इसकी सीमा यहीं तक है, लेकिन मैं उसको ले जाके बहुत दूर रख दूं। अनंत का मतलब किसी वस्तु को अगर मैं यहाँ रख दूं, मतलब गैप ये प्रदर्शित करता है, इसके बीच जो गैप है ये प्रदर्शित करता है कि किसी वस्तु को मैं बहुत दूर ले जाके रखा हूँ, बोले तो अनंत पे ले जाके रखा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी वस्तु को अनंत पे रखता हूँ तो प्रतिबिंब कैसा बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन की अगर हम चर्चा करेंगे कि वस्तु को हम अनंत पे ना रख के ले आके इसके मुख्य अक्ष पे रख देंगे। कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष पे रखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। ये वक्रता केंद्र होगा, ये अनंत हो गया, इसके बीच कहाँ रखेंगे, तो मुख्य अक्ष पे रखेंगे। तो यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तीसरी जो कंडीशन होती है, तो मैंने मुख्य अक्ष पे रखा था, यानी कि इसके बीच रखा था। अब मैं क्या करूंगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ना रख के मैं किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखूंगा। ये आपकी तीसरी स्थिति बनेगी। कौन सी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या बनेगी, किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, ये तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति क्या बनेगी इसकी डिस्कस करेंगे। चौथी स्थिति में हम प्रतिबिंब को मतलब वस्तु को यहाँ ना रख के इससे कुछ आगे रखेंगे। कुछ आगे कहने का मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। अगर मैं वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखूंगा, चौथी स्थिति आ जाएगी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पांचवी स्थिति में क्या होगा, आइए देखिए। पांचवी स्थिति में यह होगा कि मैं वस्तु को इसके बीच ना रख के डायरेक्ट फोकस पे रखता हूँ।
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके भी लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे। छठवीं स्थिति आती है कि किसी वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीच रखिए यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो कुल मिला के हमको ये पता चला कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, उसके लिए जो प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां है वो 6 प्रकार की हैं। मतलब कि अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा कुल मिला के 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके लिए हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा पूर्ण लक्ष्य ये है कि आपकी सफलता, और आपकी सफलता अच्छी होनी चाहिए। और देखो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। दैट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द लाइफ। ठीक, ये चीज अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप निश्चित रूप से सक्सेस व्यक्ति बनेंगे, सफल व्यक्ति बनेंगे। तो आप मेहनत करिए और हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। फिलहाल चलेंगे अगले टॉपिक पे, तो आइए देखते हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।